काकड़ साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ट्रेंड है ज़ाहिर उसमें फुट प्रिंट तो बढ़ ही रहा है कलअदम तंजीमों का, दहशतगर्द तंजीमों का। उनकी ऐसा लग रहा है कि वो रेड को भी ज़्यादा बड़े एरिया में चैलेंज कर रहे हैं, मगर पढ़े लिखे तालिब इल्म उनकी तरफ जा रहे हैं, ख़वातीन का उस तरफ रुझान हो रहा है। ये क्या ट्रेंड है और क्या वजूहात आप समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बलूचिस्तान में अमूमन जो बलूचिस्तान के तमाम समाज में एक ग्रीवेंस है, एक नाराज़गी है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जो आपका सवाल है कि इस मौजूदा हालात में ऐसी यूनिक क्या फ़ीचर्स है कि जिसकी वजह से हमें ये अनप्रेसिडेंटेड ट्रेंड देखने में आ रहा है, मेरे ख़्याल में इसको स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखें तो तीन बुनियादी चेंजेस है जो बलूचिस्तान के लोगों का जो रवायती ग्रीवेंस है उससे हट के आज के हालात की यूनिक तीन फीचर्स हैं। नंबर वन, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल में एक अर्बन मिडिल क्लास की इमर्जेंस हुई है, हायर एजुकेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से ये अर्बन मिडिल क्लास अब ज़्यादा एजुकेटेड भी है। सो पिछले 15-20 साल में ये ट्रेंड बलूचिस्तान में भी इसका असर आया है कि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ के एक ऐसे फेज़ से गुजर रहा है कि हम एक लार्ज यूथ बल्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो अंडर 30 आबादी है, ये बलूचिस्तान की टोटल आबादी का 75% है, विच मेक्स बलूचिस्तान वन ऑफ द यंगेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। 75% बिलो द एज ऑफ 30 है। तो इतने यूथ बल्ज के होते हुए हायर एजुकेशन और अर्बन एक्सपीरियंस पहला अहम फीचर है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया ने ये काम किया है कि रिवायती तौर पर पाकिस्तान के पेरिफ्रीज में जो ट्राइबल रीजनल डिविजन्स की वजह से लोगों में उस तरह से इत्तेहाद नहीं होता था, सियासी मोबिलाइजेशन मुश्किल थी। सोशल मीडिया के इस दौर में वो जुड़ जाते हैं, पहले यूनिवर्सिटी में जुड़ जाते हैं, फिर सोशल मीडिया में जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी रवायती शनाख्तें कमज़ोर हो जाती है। इलाकाई शनाख्त की बजाय बलोच या ब्रॉडर जो एथनो नेशनल आइडेंटिटी है वो अज्यूम करते हैं। तो ये बड़े स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स हैं जिसके आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलाकों में भी असरात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पेरिफरी जैसे बलूचिस्तान और फाटा में आप देख रहे हैं सोशल मूवमेंट्स की सूरत में इस उभार का हमें सामना कर रहा है। लेकिन जो तीसरी अहम और आखिरी बात, वो स्टेट की लेजिटिमेसी पिछले 5-6 साल में खसूसी बलूचिस्तान में वो और ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। आखिरी दफ़ा स्टेट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे तब गई थी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, और वो क्रेडिबिलिटी के दो बुनियादी वजूहात है कि पिछले चंद सालों में वो क्यों और ख़राब हो गई है। एक जो बलूचिस्तान में रिवायती तौर पर इशू रहा है वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कि रियासत की सरबरस्ती में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है वो पिछले चंद सालों में बढ़ी है, जिसकी वजह से रियासत और रियासती नुमाइंदों और इदारों की जो लेजिटिमेसी है वो एक आम नौजवान की नज़र में वो लेजिटिमेसी बड़ी कम होकर रह गई है। दूसरा, वो इश्यूज़ जिन्होंने पिछले 20 साल में बलूचिस्तान और बलोच और रियासत का जो ताल्लुक़ है उसमें बड़ा हैवी किरदार अदा किया है, जिस तरह इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, ताकत के इस्तेमाल के इश्यूज़ है, वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल में रियासत ने वो ताकत के इस्तेमाल को मज़ीद इंटेंसिफाई किया है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि आम पढ़े लिखे बलोच नौजवान को ये तासुर मिला है कि जो पार्लिमानी सियासत है वो बलोच के बुनियादी मसाइल का हल नहीं कर सकती। आखिरी दफ़ा ये फीलिंग्स इस शिद्दत के साथ जनरल मुशर्रफ के दौर में थी। फिर 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी ने कुछ उम्मीद दे दी कि शायद अब हालात बदल जाएंगे। 18वीं तरमीम को हुए अब तकरीबन 14 साल हो गए, 2 पॉलिटिकल साइकिल्स कंप्लीट हो गए। बलोचों ने पार्लिमानी सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बलोच कौम परस्तों ने, बलोच फेडरलिस्ट ने, लेकिन वो उनको अब अनफॉर्चुनेटली तासुर उनको ये गया है कि ये पार्लिमानी और वफाकी निज़ाम इनके बुनियादी मसाइल का हल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नौजवान एक ज़्यादा हार्ड लाइन और रेडिकल सियासत की तरफ जा रहे हैं। आमिर राना, आप बताइएगा, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है रियासत दोबारा दावे कर रही है निपटने के और ये सारे बात करने के। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमूमी तौर के ऊपर जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हो हम उसको
पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी खास तौर के ऊपर जब ये एक्सट्रीमिज्म का फिनोमेनन है और रेडिकलिज्म बढ़ता है, तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है। मिडिल क्लास जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बढ़ रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म बढ़ा है, जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे रेडिकलिज्म का लेवल बढ़ा है। बांग्लादेश में हमने देखा कि एक राइज आया है वहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, तो उसको भी आप उससे लिंक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है सेंस ऑफ पर्पस जो है, जिस एज के अंदर ये लोग जो है ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ रेडिकल ग्रुप्स को या सियासी तहरीकों को, तो एक सेंस ऑफ पर्पस के तहत करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो वो पर्पस फ्राहम करती है वो ज़ाहिर नेशनलिज्म की कुव्वतें हैं, पंजाब में वो है वो मजहबी कुव्वतें हैं, केपी में किसी हद तक मजहबी कुव्वतें हैं, तो वो एक फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोफाइलिंग तो मुमकिन नहीं है किसी भी, और ख़ास तौर पे ये देखिए कि शारी बलोच है, माहल है, ये सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविज्म से इन्वॉल्व रहे हैं, और इनका जो है सोशल साइंसेस से, लॉ से, लिंग्विस्टिक के डिसिप्लिन जो है उनके साथ ताल्लुक है। और जहां तक अलकायदा का ताल्लुक था, वो आपको आपके इनके अंदर है कि वो सारा बैकग्राउंड जो उनका था मिडिल क्लास का तो था, लेकिन वो सारे साइंस के और मेडिकल के डिसिप्लिन से आते थे ज्यादा लोग, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे इंडॉक्ट्रिनेशन जो मजहब फ्राहम करता है उनके अंदर ज्यादा होती है। और जब मिडिल क्लास खास तौर के ऊपर जो सोशल साइंसेस से मुंसलिक हो, उनके अंदर जो है एक एक्टिविज्म की एक है, और सेंस ऑफ पर्पस उनका डिफरेंट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो करैक्टर इसलिए डिफरेंट हो जाता है, शारी हो या माहल हो और बाकी बल्कि नौजवान जितने भी BLA के भी हालिया हमलों में उन्होंने हिस्सा लिया, उनका जो प्रोफाइल बनता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। पॉलिटिकल गैदरिंग्स में तो जाते थे लेकिन लीडरशिप लेवल के ऊपर नहीं थे, खामोशी से जो है वो एक तहरीक का हिस्सा थे, उनके सराउंडिंग्स के अंदर जो है उनकी वो उसको एब्जॉर्ब करते थे। नेशनलिज्म ने उनको एक सेंस ऑफ पर्पस दी। मेरा ख्याल है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो चीजें ज्यादा वाज़ेह और समझ आ जाएंगी। और रियासत का ज़ाहिर है कि कसूर है, उसने कभी भी वो सारे इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जो उसकी बुनियत में और जुड़त के अंदर इस तरह की तहरीकों में जो फ्यूल फ्राहम करते हैं, खा वो इंसर्जेंसी की मूवमेंट हो या दहशत गर्दी की मूवमेंट हो, वो एक उसका है। हल उसका यही है, बार बार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कम से कम बलूचिस्तान के मसले पे तो एक कंसेंसस है कि बातचीत के जरिए इसको हल करना चाहिए। एक लंबी बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जो बात करना चाहता है उसके साथ बात करनी चाहिए, जो नहीं चाहता वो ऑटोमेटिकली जो आइसोलेट हो जाएगा। और बलोच करैक्टर तो बड़ा शुरू से हिस्टोरिकली बड़ा पॉलिटिकल डायलॉग के हक के अंदर रहा है। वो रियासत के साथ भी कर लेता है, अपने मुखालफिन के साथ भी कर लेता है, वो उनके साथ भी कर लेता है जिनको इदारे उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। तो डायलॉग की राह तो हमेशा हमारी रहती है बलूचिस्तान के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आती कि रियासत डायलॉग के बजाय दूसरे रास्ते क्यों इख्तियार करती है। काकर साहब, मैं आपसे भी ये जो सॉल्यूशन है इस पर कमेंट चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अब ऑपरेशन की तो बात हो रही है, बट आपने जैसे कहा कि जो सियासत है उस पर से और जो पार्लिमानी निज़ाम है उस पर से जो ट्रस्ट है वो बहुत कम हो गया। क्या सॉल्यूशन है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख़्याल से इसके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सॉल्यूशंस है। शॉर्ट टर्म में तो सबसे अहम जो हल है वो ये है कि हुकूमत को बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़िम्मेदार और क्रेडिबल लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो तरजीही बुनियादों पे सबसे पहले मिसिंग पर्सनस का मसला हल करें। जो विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज़ को जाके कंपनसेट करे, रियासत माफ़ी मांगे, और जो अभी भी रियासत के पास है उनको एक ड्यू प्रोसेस के तहत उनका ट्रायल, अगर उन पे कोई इल्ज़ाम है वो ट्रायल किया जाए। दूसरा, उसके साथ साथ आई थिंक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ बेसिक बुनियादी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे। उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में सबसे पहले ये है कि जो अवामी नुमाइंदगी है उसको अवामी एहसासात और ख्वाहिशात के करीब तर लाना होगा। जो वहाँ पे एक तासुर है कि मसनूई क़ियादत के थ्रू बलूचिस्तान पे हुक्मरानी की जाती है, उस तासुर को ज़ायल करना होगा। और
ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रोज़गार के हवाले से जो कंसर्न्स है, ये कुछ बुनियादी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे, लेकिन ये मेजर्स तब कामयाब हो सकते हैं। ऐसी कोशिशें पहले भी हुई है। डॉक्टर मालिक साहब जब वज़ीर आला थे, ऐसी कोशिशें हुई कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन शुरू की जाए, एंड उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। अनफॉर्चुनेटली उनका बतौर वज़ीर आला जब टेन्योर ख़त्म हुआ, उस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया गया। आई थिंक इसका वाहिद रास्ता ये है कि टॉप सिविल मिलिट्री क़ियादत की फुल बैकिंग और सपोर्ट के साथ क्रेडिबल लोगों की एक कमेटी बनाया जाए जिसको दोनों तरफ ट्रस्ट कर सके और वो जाके बात करे और बलूचिस्तान के इशू को समझे। मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, अक्सर पाकिस्तान के बुनियादी बयानिए में एक बात सामने आती है कि जैसे ये कोई मिसकम्युनिकेशन का मसला है, अगर ज़्यादा मस्बत या मीठी बात की जाए तो मसला हल होगा। ये मिसकम्युनिकेशन का मसला बुनियादी तौर पर नहीं है। रियासत को सब्सटेंशियल कंसेशंस देने होंगे और वो कंसेशंस दे के उनके जेन्युइन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ग्रीवेंसेस हम एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्रीवेंसेस या उस कंसेशंस की लिस्ट लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड दी अप्रोच कि हम पहले अप्रोच ये कि ज़िम्मेदार और क्रेडिबल लोगों की कमेटी बनाई जाए, उनको बाइख्तियार बनाया जाए, सिविल मिलिट्री क़ियादत की सपोर्ट और ऑनरशिप हो और उनको वो मैंडेट दिए जाए कि वो शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से लेके मीडियम टर्म वो स्ट्रक्चरल मसाइल जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के वफाकी और सियासी निज़ाम में पीछे रह गया है, उनका हल करना होगा। और वो हल मेरे ख़्याल से ये कि जो हमारा वफाकी निज़ाम है उसकी हैयत को बदलना होगा मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि बलूचिस्तान का पाकिस्तान के सियासी और वफाकी निज़ाम में जो उसका वज़न है वो बढ़ जाए। अमीना साहब, ज़रा जो क़यादत पर एक मिसट्रस्ट है, वो एक अपनी जो बलोच क़यादत है उस पर भी मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, जिस किस्म की वहाँ से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। अब ज़रा मज़ीद ऑपरेशन मिलिटेंसी से तो निमटना है, मगर साथ में नौजवान अगर उस तरफ माइल हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, और ऐसे क्या इक़दामात हों, ये मज़ीद सप्रेस किया जाना, अगर एहतजाज भी हो रहा है उसे भी सप्रेस किया जाना, मिसिंग पर्सनस का मसला ना हल करना, ये भी बहुत बड़ी रुकावटें हैं। देखिए, मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो बड़ा की और क्रिटिकल इशू है जिसको हल किए बगैर जो है आगे डायलॉग कोई आगे चल नहीं सकेगा। जहां तक बात है कि कोई क्रेडिबल किस्म की कमिटीज बने, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने, आपके में है कि ये तो ज़ियाउल हक के दौर से होता आया, फिर मुशर्रफ के दौर के अंदर जब ये मसला खराब होना शुरू हुआ, मुशाहिद हुसैन की कमेटी बनी, सेनेट की बनी। आपको कम से कम मैं कोई 7-8 रिपोर्टें तो गिनवा सकता हूँ जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे मीडियम टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, कंसल्टेशंस हुई। यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन HRCP वो इस तरह की कंसल्टेशंस करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं कर पाती? ये पावर एलीट जो है उसको क्यों उसको कंसीव नहीं कर पाती, क्या करना चाहिए? वो मेरा ख्याल है कि बड़ा क्रिटिकल इशू है, उसकी तरफ देखना चाहिए कि वो एक बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू है। और जो रियासत का और पावर एलीट का बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो खौफ है, उनको ये लगता है कि अगर ये एक ब्रॉडर डायलॉग हो और लोगों को एंगेज किया जाए, और तो उसमें होगा ये कि जो इस वक्त रियासत के 60 सरदार हैं वो मुखालफत में चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा डायलेमा है, रियासत को हमेशा से दरपेश है और उसको हल कोई समझ नहीं आता। उसका भी हल डायलॉग के अंदर है कि आप उसको आराम से वो बड़ा स्लो प्रोसेस के अंदर डायलॉग चलता रहे। यूथ का इशू बिल्कुल है, उसमें बलूचिस्तान का एक खास पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ की यूथ का, यूनिवर्सिटीज का। जैसे मैंने जिक्र किया था कि वहाँ जो जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, मालिक साहब को क्रेडिट जाता है, बाकी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या क्वालिटी एजुकेशन है? वो सारे के सारे कैंपसेस जो हैं वो BSO की और दूसरी तंजीमों की सियासत की माजगा बन गए हैं, और वहाँ क्या कोई अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है? तो वो ये बड़े क्रिटिकल सवाल हैं। उसके बाद जो ऑप्शन नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, आपने यूनिवर्सिटीज पे तहाशा बना दी है, और KP में भी यही प्रोसेस किसी ना किसी सतह के ऊपर चल रहा है। तो एक ही ऑप्शन है कि आपने अपने एंगर को कैसे चैनलाइज करना है। वो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, इनिशियली आप जो है वो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग जो है एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर किस्म का मसला है, इसके लिए सब बैठेंगे तो तभी होगा। और सारी रिपोर्टें जितनी हुई हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उनको भी देख लें। और जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इशू है वो ट्रस्ट बिल्डिंग का है बुनियादी तौर के ऊपर।
और वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। और मेरा ख्याल है कि उसका जवाब जो है वो हमारी कौमी क़यादत को भी देना चाहिए, बलूचिस्तान की क़यादत को भी देना चाहिए कि क्या मेजर्स लिए जाएंगे जिससे वो कॉन्फिडेंस और जो एतमाद जो है दोबारा बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद से बलूच एक्टिविस्ट और लापता अफराद की बाजियाबी की तहरीक चलाने वाली डॉक्टर महारंग बलोच पर हुकूमती वज़रा तक तनकीद करने लगे कि वो इन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करती हैं। हालांकि वो माजी में ऐसी दहशतगर्दी की मजम्मत कर चुकी हैं, मगर फिर भी उन पर तनकीद की गई और आज भी इस हवाले से उनका अहम बयान सामने आया है। डॉक्टर महारंग बलोच ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बलूचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक हमारे मौक़िफ़ पर खासी तनकीद की जा रही है। रोज़े अव्वल से हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम पुरअमन एक्टिविस्ट हैं जो अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। मैं और बलोच यकजहती कमेटी दोनों रंग, नस्ल, सियासी या मजहबी वाबस्तगी से बालातर किसी भी किस्म की तशद्दुद की सख्ती से मुखालफत करते हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल कानून की हुक्मरानी में है, जो कि इक़्तिदार में रहने वाले नहीं चाहते, क्योंकि इंतशार इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत करता है।